Chaudhary, the practical motivational speaker and a transformational coach, और आपका होस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम जिसको नाम हमने शख्सियत दिया है। लेकिन इस शख्सियत सीरीज में भी आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक नई परंपरा करने वाले हैं। साथियों, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, जब ये बी लाइव का सेशन होता है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं देख पाते आप में से कितने लोग जुड़ चुके हैं, कौन कौन लाइव हैं। अगर आप लाइव हो रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो कृपया करके कमेंट आप करें। आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हम किन लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता पासी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता पासी मैम। द मोस्ट कंसिस्टेंट लर्नर आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर योर लर्निंग। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हों उनसे मेरी दरख्वास्त है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हितेश कुमार त्रिवेदी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शानदार हूं हितेश सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हितेश सर आपको देख के। फिरोज बादला सरपंच साहब, वेरी गुड मॉर्निंग सरपंच साहब, आपको मैं आपकी कंसिस्टेंसी को सैल्यूट करता हूं। बलदेव सर, आपके सवाल बहुत अच्छे होते हैं, आप हमेशा हमसे जुड़ते हैं, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख हमसे जुड़ चुके हैं, जो एसकेडी श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन के बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। आई पर्सनली अप्रिशिएट हिम, मैं पर्सनली उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। प्रमोद सहगल सर, जय हिंद, आई एम पॉजिटिव एनर्जी, वी ऑल लव यू अमर सर। प्रमोद सहगल, आई लव यू टू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ललित राठौर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। मुकेश भटनागर सर, जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, मुकेश भटनागर सर, यकीन जानिए जिस तरह निस्वार्थ सेवा में निस्वार्थ मोटिवेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुद्धि लोमोड सर, राम राम भाई जी, राज सारी साहब, बुद्धि लोमोड सर हमारे बड़े भाई हैं। आशु अरोड़ा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सुशील गुप्ता जी, बाबा नारायण दास ग्रुप ऑफ एजुकेशन नीम का थाना, सुशील सर मैं स्वागत करता हूं, आपको वेलकम करता हूं सर। सूर्य प्रकाश वर्मा जी, मैं भी मोटिवेटर, क्या बात है। मैं तमाम लोगों का स्वागत करता हूं जो हमारे साथ जुड़े हैं। और यकीन जानिए दोस्तों, आज जिस मेहमान जिस शख्सियत से हम मिलने वाले हैं, उनसे मिलने के बाद देखिए आप एक महत्वपूर्ण बात समझने की कोशिश करिए। प्रतीक गर्ग जी, जय श्री राधे कृष्णा सर जी, वेरी जय श्री राधे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर विक्रम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने वाला हूं, देखिए समझने की कोशिश करिए। जब हम, ऋषभ गर्ग जी, वेरी गुड मॉर्निंग, जब हम लोग, याद है जब हम एग्जाम्स की तैयारियां किया करते थे तो वहां पे एक आईएमपी क्वेश्चंस हुआ करते थे जिन्हें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलते हैं। श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से आईएमपी के एमपी पे तो काम कर रहा है। एमपी मींस मोटिवेशन, P4, M4 मोटिवेशन, P4 पॉजिटिविटी। लेकिन आज जीपी सिंह सर के आ जाने से ये जो हमारा आई बचा हुआ था, I4 इंफॉर्मेशन, तो आज का जो हमारा सेशन इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, जब ये जीपी सिंह सर द्वारा दी गई आई यानी इंफॉर्मेशन एमपी के साथ जुड़ेगी तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो बन जाएगा IMP। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इंफॉर्मेशन के महत्व के बारे में 2 लाइन बोल दूं। युवराज सारस्वत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राहुल कुमार मुखिया जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद सर, आई एम अ लॉ स्टूडेंट एडवोकेट सुनील कडेला साहब, स्वागत है आपका। मलिक गुरु जी, जय हिंद भाई जी, जय सोनी जी, थैंक यू सो मच फॉर गुड मॉर्निंग। मेरा एक पॉइंट समझने की कोशिश करिए दोस्तों, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, जो मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं। इंफॉर्मेशन की वैल्यू और इंफॉर्मेशन की वर्थ समझिएगा। आप कहीं एक रास्ते से जा रहे होते हैं और आपको एक बोर्ड दिखाई पड़ता है जिस पे लिखा होता है आगे रास्ता बंद है। उस एक बोर्ड ने, उस एक इंफॉर्मेशन ने आपको 10 किलोमीटर भटकने से बचाया है, आपका 2-3 लीटर पेट्रोल बचाया है, आपका समय बचाया है, और उससे ज्यादा आपकी फ्रस्ट्रेशन बचाई है। आप अगर वापस वहां से लौटते तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होने वाली थी। आज का जो हमारा सेशन है ये उसी बोर्ड का काम करने वाला है, जो हमारा समय बचाएगा, जो हमारा टाइम बचाएगा, जो हमारी एनर्जी बचाएगा। और मैं जीपी सिंह सर का स्वागत करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि वक्त पर मिली गई इंफॉर्मेशन की पावर समझिए। पंकज उपल सर, जय हिंद, थैंक यू सो मच। मनीष सैनी साहब, थैंक यू। अभिषेक सोधी साहब, थैंक यू। वक्त पर मिली इंफॉर्मेशन हमें फ्रस्ट्रेशन से बचाती है और हमें प्रिपरेशन की तरफ ले जाती है। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में पूछा करता हूं कि कैंसर लाइलाज है या इलाज है इसका, तो ज्यादातर मुझे जवाब मिलता है सर अगर फर्स्ट स्टेज पे पता चल जाए तो इलाज है, 4th स्टेज पे पता चले तो कोई इलाज नहीं है। यानी अगर हमें इंफॉर्मेशन फर्स्ट स्टेज पे मिल जाए तो वो हमें 4th स्टेज की, और वही इंफॉर्मेशन हमें 4th स्टेज पे मिले तो 4th स्टेज पे सिवाय फ्रस्ट्रेशन के हम कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेज पे मिली इंफॉर्मेशन हमें फ्रस्ट्रेशन से बचाएगी और हमारा इलाज भी करेगी। मैं ऐसे आदरणीय जीपी सिंह सर को यहाँ पर इन्वाइट करने वाला हूं, जो उनके परिचय में मैं आपको बता दूं
पीटीईटी राजस्थान के कोऑर्डिनेटर हैं 2020 के, और सन 2019 के भी कोऑर्डिनेटर जेपी सिंह सर ही रहे हैं। जेपी सिंह सर गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, और आज हम उनसे तमाम बातें जानने वाले हैं, पीटीईटी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, बीएड एग्जाम्स के बारे में, कोविड-19 के बाद जो चुनौतियां, चैलेंजेस आए हैं इस एग्जाम को लेकर। मैं स्वागत करता हूं जीपी सिंह सर का। संजीव सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप जीपी सिंह सर को हमारे साथ लाइव लाएं। नमस्कार जी, राकेश दामू सुथार साहब, गौरव बैसला जी, सर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है सर आपका जीपी सिंह सर। नमस्कार। नमस्कार अमर जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं सर तहे दिल से आपको धन्यवाद और साधुवाद भी देता हूं, क्योंकि आपने अपने बेशकीमती समय से, हेक्टिक शेड्यूल में से जो समय निकाला है, और उससे भी बड़ी बात सर, इस कोविड-19 के दौरान हम सबको तो अपनी अपनी चिंता है कि हमारा क्या होगा, पर मैं ये जानता हूं कि आपको 4,80,000 लोगों की चिंता है जिन्होंने वो पीटीईटी के फॉर्म भरे हैं, कि आप जो पूरे राजस्थान की चिंता कर रहे हैं, उस समय जो काम में लगे हुए हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। और मैं चाहता हूं सर कि इससे पहले कि मैं पीटीईटी के बारे में आपसे कुछ पूछूं, मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, ताकि हमारे लोग आपसे रूबरू हो सके, आपसे जुड़ सके। धन्यवाद अमर जी। सबसे पहले तो मैं आपका और जो एसकेडी यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। जहां तक मेरे जीवन परिचय के बारे में आपने कहा है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सा है। मैं बिल्कुल जिसको कहते हैं ठेठ ग्रामीण परिवेश वाली जो स्कूलें होती हैं, गवर्नमेंट स्कूल जिसको कहते हैं, वहां से स्टार्ट किया था मैंने। और 6ठी क्लास में आके मुझे पता लगा कि ए फॉर एप्पल होता है, जो आजकल बच्चे नर्सरी और उसमें होते हैं। क्यों गवर्नमेंट स्कूलों में हमारे जमाने में ए फॉर एप्पल 6th के अंदर आता था। 6th के अंदर जनरल जो इंग्लिश की जो किताब है वो इंट्रोड्यूस होती थी, और जो जब 8th तक हम हिंदी मीडियम की स्कूलों में रहे, उसके बाद हिंदी मीडियम की ही जो प्राइवेट स्कूल्स होती थी उसमें एडमिशन लिया मेरिट के आधार पे, क्योंकि साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से था, तो घर वालों की सबकी इच्छा थी कि भाई इंजीनियरिंग, उस समय इंजीनियरिंग में एडमिशन 11वीं के बाद मेरिट बेसिस पे हुआ करता था। और राजस्थान के अंदर आजकल तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। उस समय हमारे पास जो ऑप्शन थे वो या तो जयपुर का जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज या जोधपुर में एमबीएम, ये 2 मेन कॉलेज थे जहां पर राजस्थान से जाने वाले बच्चे एडमिशन ले सकते थे। और वो भी एडमिशन प्योरली 11वीं के अंदर, जिसको हम उस समय सीनियर सेकेंडरी बोलते थे, उसमें जो प्राप्तांक थे उसके आधार पर होता था। उस समय कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं था। तो नेचुरली पहले हमने कोशिश वहां के लिए की, मेरिट में मेरा नंबर नहीं आ पाया, तो उसके बाद हमने लाचू कॉलेज से बीएससी किया, साइंस मैथ से। बीएससी के बाद एमएससी फिजिक्स किया। एमएससी फिजिक्स जून के अंदर हमारा रिजल्ट आया था। तो उस मामले में मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं, भाग्यशाली मानता हूं। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे जिस जॉब में आज हूं वो करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल और कॉलेज लाइफ में हम जो टीचर के प्रति एक इमेज बनाए हुए थे, तो कभी भी चॉइस पे नहीं था। ये मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरी चॉइस पे था बीएससी के बाद एक फाइटर पायलट बनने का विचार था, क्योंकि मैं एनसीसी एयर विंग से था, बेसिकली एयर विंग का कैडेट था। और एयर विंग के कैडेट्स को कॉलेज में हम जब थे, तो जो एयर बेस है आपका जोधपुर का, जो एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पे डेली हमको ग्लाइडिंग की परमिशन थी। तो हम लोग ग्लाइडिंग करने जाया करते थे। तो घर वालों के, अड़ोसियों पड़ोसियों के टारगेट पे भी आगे थे, क्योंकि ये मानना होता था कि भाई पढ़ाई सबसे जरूरी है। और नेचुरली हम जब ग्लाइडिंग में जाते थे तो वो पढ़ाई की कॉस्ट पे होता था, परंतु मेरे दिमाग में विशेष रूप से फाइटर पायलट बनने की एक वो थी, ख्वाहिश थी। और मैं नंबर 1 जो एएफएसबी है आपका देहरादून में, वहां पे एसएसबी इंटरव्यू देने भी गया। और मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, इसमें सबसे पहले होता है पीएबीटी टेस्ट, एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट। एयरफोर्स में एंट्री के लिए वो एक बार ही होता है। अगर आप उसमें एक बार फेल हो जाते हैं
तो फिर आपको कोई दूसरा चांस नहीं मिलता। और मेरे सामने ये बड़ा, हाँ, मेरे सामने ये बड़ा धर्म संकट था कि जब मेरी एसएसबी की कॉल आई देहरादून से, तो ठीक एक हफ्ते बाद मुझे एमएससी प्रीवियस की परीक्षाएं भी देनी थी। तो घर में एक बड़ा द्वंद सा था कि भाई परीक्षा देनी है या एग्जाम एसएसबी देने जाना है। तो फिर मैंने ये तय किया कि भाई एसएसबी तो देंगे, अगर सेलेक्ट हो गए जब तो एमएससी देनी ही है, और सेलेक्ट नहीं हुए तो एक पेपर की रिस्क ज्यादा से ज्यादा होगी, पहला पेपर हो सकता है खराब हो जाए, उसको फाइनल के साथ अपन कर लेंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं देहरादून गया, और पायलट एप्टीट्यूड और बैटरी में ही मान लीजिए फेल हो गए तो मैं एक दिन बाद ही आ जाऊंगा, क्योंकि जाते ही सबसे पहले वहां पीएबीटी टेस्ट होता है एसएसबी के अंदर, जैसे बोर्ड में आप जाते हैं, और जो मैक्सिमम जो है पीएबीटी में फेल हो जाते हैं तो उनको वो नेक्स्ट डे रिलीव करके वहां से रवाना कर देते हैं। बाकी बोर्ड पूरा 5 दिन तक चलता है। तो फॉर्चुनेटली मैं पीएबीटी तो क्वालिफाई कर गया, पर जो फाइनल स्कोर था वो मेरे को सेलेक्ट जगह नहीं दिला पाया फाइटर पायलट की उसमें। फिर मैंने वापस आके जोधपुर में अपनी एमएससी की परीक्षाएं दी। जिस दिन मैं जोधपुर पहुंचा नेक्स्ट डे से मेरी परीक्षाएं थी, एंड फॉर्चुनेटली आई कुड क्लियर दोज एग्जामिनेशंस। उसके बाद मैंने कहीं आरएएस या किसी दूसरी परीक्षा की तरफ निगाह नहीं की। आरएएस की परीक्षा मैंने कभी जिंदगी में नहीं दी। ये लेक्चरशिप का भी शुरुआत में मेरिट बेसिस पे एडमिशन सिलेक्शन होता था, टेम्परेरी सिलेक्शन होता था। तो नागौर में मेरे को पहली पोस्टिंग मिली, 2 साल जब मैंने जॉब किया तो मेरा मन धीरे धीरे बदला, और मैंने कहा यार अपन ने जो ये व्याख्याताओं के प्रति या टीचर्स के प्रति या लेक्चरर्स के प्रति जो मैंने दिमाग में जो धारणा पाल रखी थी वो सही नहीं है, और ये जॉब भी अच्छा है। और मुझे नागौर जमाने में बहुत डिस्टर्ब्ड कॉलेज हुआ करता था, क्योंकि वहां जो बच्चे थे, एवरेज जो स्टूडेंट्स थे उनकी हाइट मेरे से 2 या 3 इंच ज्यादा ही थी। मैं उनके सामने बच्चा सा लगता था। और तो बिहेवियरल डिफरेंस भी था एरिया वाइज, क्योंकि मैं जोधपुर से था और नागौर का जो लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारी चीजें थी। बट फॉर्चुनेटली आई कुड मैनेज ऑल दोज, और 2 साल के अंदर मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि मैंने डिसाइड किया कि भाई ये जॉब तो अच्छा है। फिर भी मैंने एक आईएएस की परीक्षा दी थी, आईएएस प्रीलिम्स क्लियर किया, फाइनल तक मैं गया, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली मैं इसी जॉब में हूं, और बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ मैंने करीब 35.5 साल का जॉब पूरा कर लिया है। जहां भी रहा हूं, 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैंने जॉब किया है, कहीं भी मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको निराश नहीं किया, अपने जो प्रशासन है, अपना जो सीनियर्स हैं उनको निराश नहीं किया। जो भी काम दिया, पढ़ाई के अलावा भी अगर उन्होंने मुझे कोई वर्क असाइन किया तो मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनको उसको किया है। कभी भी ये नहीं कहा कि साहब ये काम मुझे नहीं आता, ये मेरे उसमें नहीं था कि साहब नहीं आता तो सीख लेंगे, कोई बात नहीं। साथ मैंने लाइफ में 35 साल का सफर किया है। थैंक यू। क्या आपके जीवन परिचय से जीपी सर एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि आप फाइटर पायलट बेशक ना बने हो, पर फाइटर तो बन गए आप जबरदस्त फाइटर है। आपने जब जब चुनौतियां आई, जब जब चैलेंजेस आपके सामने आए, तो वो फाइटर होने का जो गुण आपके अंदर था, बेशक वो प्रोफेशन में नहीं बदला, पर वो जीवन में जरूर आपके रहा। बहुत ही सर, मैंने पीटीईटी की बजाय आपके जीवन के बारे में शुरुआत इसलिए भी करी, मेरा ये मानना है कि अगर मुझे सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका मिले तो मैं बजाय क्रिकेटर उससे ये पूछने के कि क्रिकेटर कैसे बने, मैं उनसे पूछूंगा सचिन कैसे बने, क्योंकि क्रिकेटर कोई भी बता सकता है, सचिन कैसे बना जाता है ये केवल सचिन ही बता सकते हैं। अब मैं आपसे पीटीईटी के तो सवाल पूछूंगा ही सर, बीच बीच में मैं आपसे कैसे कोई व्यक्ति फर्श से अर्श तक की यात्रा कर सकता है ऐसे भी सवाल पूछता रहूंगा। सर मेरा पहला सवाल पीटीईटी से रिलेटेड, इस साल पीटीईटी में कितने फॉर्म भरे गए हैं सर? इस साल कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है? अभी सर उससे पहले मैं एक बात बोल दूं, जी सर मैं एक बात बोल दूं उससे पहले, ऋषभ कुमार गर्ग कह रहे हैं कि हम जीपी सर का खड़े होकर स्वागत करते हैं। अभिषेक सोधी जी कह रहे हैं जीपी सिंह सर इज अ ग्रेट पर्सन। तमाम लोग जुड़ चुके हैं सर हमारे साथ, और जो आपको जानते भी हैं बहुत सारे लोग, थैंक यू आपको नमस्कार बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। जीपी सिंह सर का बहुत आभार जिन्होंने छात्रों का मार्गदर्शन किया है। सर पीटीईटी में कितने फॉर्म भरे गए इस बार?
इस बार के पीटीईटी के अंदर अभी तक हमारे पास 4,80,926 फॉर्म आ चुके हैं। इसमें से जी 1,53,696 153,696 ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीए बीएड और बीएससी बीएड की डिग्री होती है उसके लिए बच्चों ने अप्लाई किया है, और 3,27,230 ये 2 ईयर जो ग्रेजुएशन के बाद बच्चे जाते हैं उनके एप्लीकेशंस हमें मिल चुके हैं। और 15 तारीख हमारी लास्ट डेट थी। सर सुशील गुप्ता जी, हाँ, ये 15 तारीख तक का जो स्टेटस है वो मैं बता रहा हूं। अभी 15 तारीख हमारी लास्ट डेट थी। अभी भी हमारे पास बच्चों के लगातार क्वेरीज आ रही हैं कि सर लॉकडाउन के कारण हम फॉर्म नहीं भर पाए। तो उसके लिए हमारा जो समन्वयक मंडल है उसकी राय है कि जब नॉर्मल हो जाएगा, लॉकडाउन खुलेगा, तो उस समय हम ऐसे बच्चों को एक अवसर जरूर देंगे जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मेरा अगला सवाल भी था जी भी सर, ये मेरा अगला सवाल भी था, और आपने बहुत बड़ी राहत दे दी है उन स्टूडेंट्स को जो अभी तक डिलेमा में थे। मेरे पास भी जब कल से हमने अनाउंस किया कि जीपी सर आने वाले हैं लाइव सेशन में, तो तमाम सवाल मेरे पास भी यही आ रहे थे कि जो लॉकडाउन में फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए सरकार ने या आपने क्या सोचा है, क्या व्यवस्था की है। तो एक बार ये फिर से अगर आप रिपीट कर देंगे तो लोगों को और थोड़ी राहत मिल जाएगी। सर देखिए, हमारे समन्वयक मंडल की और सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि लॉकडाउन के कारण जो वंचित रहे हैं छात्र, उनको एक अवसर जरूर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है। अचानक ये लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई और ग्रामीण परिवेश के बच्चों का जो आवागमन है वो एकदम से बंद हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास घर में ऑनलाइन की सुविधा होती नहीं है, इसलिए उनको ई मित्रा पे जाके ही फॉर्म भरना होता है। तो ऐसे जो वंचित छात्र हैं उनके लिए हम एक अवसर जरूर देंगे जैसे ही हमारा लॉकडाउन के पश्चात प्रोग्राम फाइनलाइज होगा। ये सरकार का भी ऐसा ही मंशा है और हमारे दोस्तों क्या बात है। दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जीपी सिंह सर कह रहे हैं कि जो लोग लॉकडाउन की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए हैं उन्हें एक मौका और दिया जाएगा, और ये इस मुश्किल हालात में आप तक जो ये राहत भरी खबर पहुंची है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं जीपी सिंह सर का। जीपी सर, सुशील गुप्ता जी कह रहे हैं कि पीटीईटी के कोऑर्डिनेटर के रूप में सबसे जबरदस्त कार्यकाल रहा है जीपी सर का। तमाम लोग आपके जानने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो लगातार आपके बारे में लिख रहे हैं। प्रवीण कुमार राजभर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्किलिंग यू के फाउंडर। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जीपी सर? मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, कुछ छात्रों की ये भी क्वेरी थी कि साहब फॉर्म भरते समय हमारे कुछ त्रुटि रह गई। त्रुटि इन द सेंस के वो कैटेगरी सही नहीं भर पाए। इसमें ज्यादातर बच्चों की ये धारणा होती है, यहाँ भी जब मैं बच्चों से मिलता हूं तो बच्चे ये कहते हैं कि ई मित्रा वाले भैया की गलती से मेरा फॉर्म गलत हो गया। तो मैं सभी बच्चों को आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि ई मित्रा वाला तो एक बीच में सर्विस प्रोवाइडर है। ये आपका दायित्व है, आपकी ड्यूटी है कि उसने जो भी एंट्री की है उसको आप स्क्रीन पर चेक कर लें और उसको ओके करें, सही हो वो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर किसी बच्चे ने, ई मित्रा वाले ने गलती से, कोई मेल ओबीसी है और उसने अगर उसको फीमेल ओबीसी कर दिया है तो उसके सामने, बच्चे के सामने बाद में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। तो इसलिए इस तरह की बच्चे क्या लास्ट तक पढ़ते ही नहीं है अपने फॉर्म को, और लास्ट में जब एडमिशन होता है तो फिर वो हमारे पास आते हैं, सर अब इसको आप करेक्ट कर दीजिए। और चूंकि भोले भाले ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं तो उनको बड़ा यूं आसान सा लगता है, और हमारा सारा जो मॉड्यूल है ऑनलाइन है, उसमें हम चाहते हुए भी एक स्टेज के बाद करेक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे सभी छात्रों की जो परेशानी है उसको समझते हुए हमने इस बार ये निर्णय लिया है कि सारा कार्य, चूंकि लॉकडाउन है इसलिए ऑनलाइन होगा। एक भी बच्चे को पीटीईटी कार्यालय में आने की जरूरत नहीं है। आज से ही हमने जो करेक्शन पैनल है वो लाइव कर दिया है। आप वेबसाइट पे, पीटीईटी की जो वेबसाइट है उस पे जाके अपना करेक्शन कर सकते हैं। जो भी आपका करेक्शन है, मान लीजिए डिफेंस की कैटेगरी लिखना भूल गए, कोई डिवोर्स महिला है वो लिखना भूल गई, ओबीसी में कोई पीएच लिखना भूल गया, इस तरह के इश्यूज आते हैं बाद में, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर कैटेगरी से आपका एडमिशन बहुत प्रभावित होता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं बच्चों को सभी को ये बताना चाहता हूं कि करेक्शन पैनल पे जाकर
आप अपने डेटा को, अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लें और आपके ई मित्रा वाले भैया ने जो आपको फॉर्म का प्रिंट आउट दिया है उसको एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि क्या बात है। कई बार ऐसा होता है चौधरी साहब के बच्चे जब परीक्षा देने जाते हैं उनको पता ही नहीं होता है, वहां पर फोटो किसी और की लगी होती है, दस्तखत किसी और के होते हैं जो उनके फॉर्म अच्छा। वहां जाके उनको पता लगता है कि साहब ये तो मेरा ही था। उस समय फिर वो जो परीक्षा अधीक्षक है वो उनको, तो कम से कम ऐसी लापरवाही ना, आप स्वयं का फार्म है आप उसको ढंग से पढ़ लें, उसमें अगर कोई गलती रह गई है तो समय रहते उसका सुधार कर लें, क्योंकि एक बार जब कॉलेज अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है तो उसमें करेक्शन हम अलाउ नहीं कर सकते। ये आपके माध्यम से मैं बच्चों को बताना चाहता हूं। दो बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण कही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दोस्तों दो बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो सर ने कहा है कि आप करेक्शन पैनल पर जाकर, वेबसाइट के करेक्शन पैनल पर जाकर अगर कोई भी त्रुटि है तो अभी भी हमारे पास मौका है, आप वहां पे करेक्शन कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सर ने कही है, जो बहुत बेसिक गलतियां हम करते हैं, आपका फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों, ई मित्र या आपके किसी और मित्र का फॉर्म नहीं है। कृपया करके अपना फॉर्म स्वयं चेक कर लें एक बार। ई मित्र केवल एक माध्यम है, फॉर्म आपका ही है। गलती हुई तो आपको भुगतनी पड़ेगी, ना कि उस ई मित्र को। तो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों हम पीटीईटी का फॉर्म भर रहे हैं, आप सोच के तो देखिए, आपसे कुछ उम्मीदें तो की जाती होंगी कि कम से कम अपना फॉर्म तो चेक कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया जीपी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गणेश शर्मा सारस्वत कह रहे हैं सर कि जीपी सर इस संभाग की बहुत अच्छी प्रतिभा है, मैं उनका व्यक्तिगत सम्मान करता हूं। डॉक्टर गणेश शर्मा सारस्वत जी ऐसा कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप कमेंट नहीं पढ़ पा रहे होंगे इसलिए मैं आपको कमेंट पढ़ के बता रहा हूं सर। काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और भी कर रहा हूं, और रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आज का सेशन इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, 4,80,900 कुछ छात्रों की जीवन का सवाल है, तो कृपया करके इसको आप शेयर करें, वॉच पार्टी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत ही जरूरी है। जीपी सर मैं एक सवाल कमेंट्स में से ले लेता हूं कि सर इस ईयर बीए बीएड का पेपर कब होगा, प्लीज बताइए। देखिए हमारा जो मूल कार्यक्रम था उसके हिसाब से पेपर 10 मई को होना था, परंतु अचानक ये जो लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो सारी प्रतियोगी परीक्षाएं शिफ्ट हो रही हैं। तो हमारा भी जो पेपर है वो 10 तारीख को तो नहीं हो पाएगा। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले ये सूचना प्रेषित कर देता हूं कि 10 तारीख वाली परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी। कब होगी इसका फैसला हम लॉकडाउन का जब फैसला हो जाएगा उसके बाद निर्णय लेंगे। जैसी भी स्थिति होगी, क्योंकि ये परीक्षा पूरे राजस्थान से संबंधित है, तो पूरे राजस्थान में क्या स्थिति है उसके आधार पर सरकार के साथ मिलकर हमें निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जिले में अगर स्थिति अच्छी है तो हम वहां पे परीक्षा करा दें और जिस जिले में कर्फ्यू है या स्थिति अच्छी नहीं है वहां पे परीक्षा नहीं हो, ये बात संभव नहीं है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिन पर विचार करके छात्रों को समय रहते सूचित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आज हम घोषणा करें कल परीक्षा हो जाएगी, संपूर्ण समय दिया जाएगा, पूरी पब्लिसिटी होगी, समाचार पत्रों के माध्यम से, वेबसाइट के ऊपर इसकी सूचना छात्रों को कम से कम भी 15 से 20 दिन पहले मिल जाएगी कि किस तारीख को पेपर होगा। पर आपके माध्यम से मैं ये जरूर बता देता हूं कि 10 मई को होने वाली परीक्षा 10 मई को संभव नहीं है, नहीं होगी, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन की स्थितियां हैं उसके आधार पे हमारे समन्वयक मंडल का और सरकार से चर्चा करने के बाद जिस निर्णय पर हम पहुंचे हैं वो निर्णय ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर, साधुवाद करता हूं। तमाम लोग जो इस बारे में मतलब अभी डिलेमा में होंगे, असमंजस में होंगे कि क्या होने वाला है, जीपी सर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 10th को ये एग्जाम नहीं होने वाले हैं। और मुझे अच्छी बात ये लगी सर, सूचना पहुंचाने के लिए बाकायदा समाचार पत्रों में बताया जाएगा, पब्लिसिटी की जाएगी, अलग अलग माध्यम से छात्रों को बताया जाएगा कि एग्जाम की डेट कब होगी। जीपी सर यहां से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए, बदले हुए हालात को देखते हुए सरकार और आपकी टीम क्या इस एग्जाम को ऑनलाइन कराने के बारे में भी सोच सकती है या सोच रही है निकट भविष्य में? या हाँ, ऑनलाइन परीक्षा के बारे में विचार किया गया था,
परंतु हमारे परीक्षा में क्या ज्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो ग्रामीण परिवेश के हैं, और बहुत सारे जी ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस से अभ्यस्त नहीं हैं। जी मैंने आपको बताया ना कि वो अपना स्वयं का जो परीक्षा फॉर्म है वो भी जी भरने में असमर्थ हैं। तो जी ऐसी स्थिति में कल जो एचआरडी ने कमेटी बनाई थी, दिल्ली में सेंट्रल यूजीसी ने जो कमेटी बनाई थी, उसका भी ऐसा ही मानना था और उसकी रिपोर्ट भी यही आई है कि जी रेगुलर जो एग्जामिनेशन है, टेक्निकल एजुकेशन में तो फिर भी पॉसिबल होता है, आईआईटी वगैरह में तो फिर भी ये बात संभव हो जाती है, क्योंकि वहां बच्चों का जो कैलिबर है थोड़ा अलग तरह का होता है और उनके पास सुविधाएं भी होती हैं। जी यहाँ पे एग्जामिनेशन जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज हैं या हमारा जो एग्जामिनेशन है वो रूरल बैकग्राउंड के बच्चों से ज्यादा संबंधित है। जी इसलिए ऑनलाइन हाल फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। फिर भी क्या स्थिति बनती है भविष्य के गर्त में क्या है, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी हमारी सबकी जो प्राथमिकता है वो है कोरोना नामक महामारी से किस तरह से बचा जाए। बचा जाए। जी परंतु इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि हम डर के घर में बैठ जाएं। घर में आप बैठें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठें, और जैसे डेली लाइफ में कुछ रूल्स फॉलो करते थे, कुछ डिसिप्लिन रूल्स और जोड़ लें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, हैंड वॉश है। ये 3 चीजें अगर कोई भी व्यक्ति जोड़ ले अपने जीवन के अंदर, उसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बना ले, और जी कभी भी इमोशन में किसी से गले न मिले। अब थोड़ा सा बदलना पड़ेगा क्योंकि हम जी भारतीय जी थोड़े ज्यादा होते हैं, तो वो इमोशन को छोड़कर हम अपने जीवन शैली को थोड़ा दूसरे रूप में लाएं। तो हमारे यहाँ जो इम्यून सिस्टम है वो दूसरे यूरोपीय देशों की तुलना में कंपैरेटिवली बेटर है, ये बहुत सारे लोगों ने माना है। तो हम इस जी लड़ाई को भी आसानी से जीत लेंगे। और जहां भी पब्लिक प्लेस पे जहां वहां एक सेल्फ डिसिप्लिन, देखिए सरकार के भरोसे सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह, पुलिस वाले लाइन बनवाएं, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ये कल्चर अब हमें जी चेंज करनी पड़ेगी चेंज अगर करनी इस पड़ेगी। जी कोरोना से हमें अपनी लड़ाई जीतनी है। तो कोई दवाई कारगर जी नहीं हो, ये चीज ज्यादा कारगर हो, मेरा ऐसा क्या मानना बात कही आपने सर। सर मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने ना केवल एग्जाम्स के बारे में जो ये मैसेज दिया है। निदा फाजली साहब का एक शेर मुझे याद पड़ गया, जो अभी आप कह रहे थे, बशीर बद्र या निदा फाजली साहब का एक शेर है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा गर गले मिलोगे तपाक से, ये कोरोना का टाइम है जरा फासलों से मिला करो। पहली बात तो मिलिए ही मत, और मिलना भी है तो जरा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम सवाल आ रहे हैं हमारे सामने जीपी सर, और मैं आपका इसलिए भी साधुवाद धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना जिस तरह का मुकाबला आप लोग कर रहे हैं, सही बताएं, हम तो घरों पर बैठे हुए हैं, हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम पे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी है। आप पर तो पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, 4,80,000 लोगों की जिम्मेदारी है। मैं आपको साधुवाद भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, सैल्यूट भी करता हूं सर। सर कई सारे सवाल आ रहे हैं, उनमें से मैं 1 बाय 1 सवाल लेता रहूंगा। डॉक्टर राजेंद्र दूधी आप कह रहे हैं आपका एसकेडी के मंच पर आपका स्वागत है सर। हम श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वो लिख रहे हैं। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर गणेश शर्मा सारस्वत साहब का कि श्रीमान अगर इस आपदा की व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो प्री बीएड की परीक्षा कैसे संभव होगी, जबकि अभी तो स्नातक पर स्तर की परीक्षा भी नहीं हो पाई है। तो सवाल यह है, क्या मेरिट को आधार अपनाया जा सकता है? क्या अब की बार बिना एग्जाम के एडमिशन दिए जा सकते हैं बीएड में? देखिए ये बहुत प्री मेच्योर्ड क्वेश्चन है। अभी हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति आई नहीं है। अभी तो जी मात्र 40 दिन का समय निकला है। वैसे भी जी हमारे बीएड में 30 जुलाई तक प्रवेश का कार्यक्रम रहता है, जी और वो प्रवेश का कार्यक्रम जब होता है जब 12वीं का रिजल्ट, बोर्ड का रिजल्ट आ जाए, राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई का रिजल्ट आ जाए, और दूसरा जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कम से कम राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके परीक्षा परिणाम आ जाएं। बेसिकली जी कुछ जो कॉलेज के एडमिशन का काम स्टार्ट होता है जब वहां के लिए जो एलिजिबिलिटी वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो अपना काम पूरा कर लें। तो अगर ये बोर्ड का रिजल्ट, अगर ये यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट सब कुछ जुलाई के अंत तक भी आ जाता है तो मेरे हिसाब से हमें इस प्रवेश को करने में प्रवेश परीक्षा को आयोजित करने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक बात है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा करानी है, उसके लिए हमने प्लानिंग कर ली है पहले से ही। जी सेंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे तो बढ़ा लेंगे हम, उसके लिए हम तैयार हैं।
मेन चीज है बच्चों को भी हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, और मैं तो सारे जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबसे भी अपील करूंगा कि आप अपने अपने एरिया में आप स्वयं भी ये अभी जो समय है वो यही है कि हम पॉजिटिव बातों को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, सही बातों को फैलाएं। ज्यादा से ज्यादा। अभी क्या हो रहा है कि जितने भी सोशल मीडिया के ग्रुप हैं उसमें दुष्प्रचार या भ्रामक खबरें या एक्स्ट्रापोलेट करके खबरें ज्यादा प्रसारित हो रही हैं। हमें किसी करने का जो है, आज की स्थिति ये है, आप आज की स्थिति से काम करते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। फिर भी अगर कोरोना किसी को होगा तो हो जाएगा, उसमें क्या, नॉर्मली किसी को हार्ट अटैक भी तो होता है, किसी को टीबी भी तो होती है, और ये भी एक बीमारी है, रोड चलते एक्सीडेंट भी तो हो जाते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो हम अननेसेसरीली अपने आप को किसी तरह के डिप्रेशन में डालें इसके भय से, जबकि वो दूर दूर तक आपके पास है ही नहीं, आपकी कॉलोनी में अभी तक एंटर नहीं हुआ है। तो इतना भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा एक लाइफ का दूसरे तरह का डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा। और ये जो प्रश्न है ये बहुत अर्ली है कि हम मेरिट के आधार पे एडमिशन कर लें या बिना पढ़े ही हम आगे की परीक्षाओं में चले जाएं। जब मान लीजिए सबको ही साल भर घर बैठना है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, अगर सबको साल भर घर बैठना ही है तो फिर जल्दी किस चीज की है? जब सारी ट्रेनिंग लेट हो रही है तो ठीक है जी, आपका टाइम टेबल उसी के हिसाब से है, फिर आप सबको जल्दी की जरूरत क्या है? मान लीजिए सही टाइम पे एडमिशन भी कर दिए और घर पे बैठा रहना स्टूडेंट को, तो फिर क्या फायदा है ऐसे उससे? और ये बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं सर कि अगर वो सबका लेट हो रहा है तो किसी का भी लेट नहीं हो रहा है। मतलब लेट तो उसको बोलते हैं कि सिर्फ मेरा लेट हो, अगर वो सबका लेट है तो किसी का भी लेट नहीं है। एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी सर, आप केवल एग्जाम के बारे में नहीं बता रहे हैं, आप यहाँ सकारात्मकता और पॉजिटिविटी के बारे में बहुत लोगों को महत्वपूर्ण तरीके से बता रहे हैं। मुझे एक लाइन याद पड़ रही है कि एक तो डरना, ऊपर से कश्ती पे भी शक करना, अब यार ऐसे तो दरिया पार नहीं होता। एक तो आप खुद भी डरें, ऊपर से कश्ती वाले पे भी शक करें, तो ऐसे तो दरिया पार नहीं होने वाला, फिर तो डूबना पक्का है। तो डरिए भी मत, और यकीन जानिए जो बॉडीज हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो कंट्रोलर्स हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन्हें हमसे ज्यादा चिंता है इस विषय की, और वो लगातार, आप जीपी सिंह सर के जवाबों से भी ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी तैयारी और प्लानिंग के साथ बैठे हुए हैं, कितनी सोच के साथ बैठे हैं, विजन के साथ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जीपी सर। एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है सर, तो फिर क्या जो 19 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि 19 अगस्त तक बीएड के सारे एग्जाम्स की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, एडमिशंस की, तो क्या उसमें भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी? उसका क्या मतलब, अभी आप क्या समझते हैं? ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, वो बेसिकली एकेडमिक कैलेंडर से संबंधित था वो निर्णय हाई कोर्ट का। पहले क्या होता था कि सीटें रिक्त रहने के कारण महाविद्यालयों की मांग होती थी, साहब हमारी सीटें रिक्त रह गई हैं, चौथी काउंसलिंग कर दो, पांचवी काउंसलिंग कर दो, छठी काउंसलिंग कर दो। तो ये एडमिशन जो है, जो जुलाई में स्टार्ट होते थे, वो एक समय ऐसा था जब दिसंबर तक भी चला करते थे, क्योंकि बच्चे जैसे फर्स्ट लिस्ट में हमने सीटें एलोकेट की, मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में हमने सारी की सारी सीटें भर दी, भरना हमारे हाथ में है पर ज्वाइन कराना हमारे हाथ में नहीं है। और उसमें से मान लीजिए 30% बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो 20% सीटें हमें नेक्स्ट काउंसलिंग में, फिर वो 20% में से मान लीजिए फिर बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। तो इस तरह से ये 100% जो सीटों का एलोकेशन है वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। उसको लेकर हाईकोर्ट में कुछ लोग गए, एक इसमें कमेटी बनी गवर्नमेंट की तरफ से, और हाईकोर्ट ने ये निर्देश जारी किया कि आप ये जो पाठ्यक्रम है बीएड पाठ्यक्रम, उसके लिए एकेडमिक कैलेंडर बनाइए। तो उस एकेडमिक कैलेंडर के आधार पर ये था कि पिछले, वैसे तो 31 जुलाई लास्ट है इसकी, मतलब 1 अगस्त से कक्षाएं प्रारंभ हो जानी चाहिए उस कैलेंडर के हिसाब से, तो परंतु यदि 1 अगस्त तक मान लीजिए यूनिवर्सिटियों के रिजल्ट ही नहीं आते हैं, मान लीजिए बोर्ड का रिजल्ट ही नहीं आता है, ये तो सब प्रक्रिया मानते हुए कि जब बोर्ड का रिजल्ट जून में आ जाए, अगर बोर्ड का रिजल्ट जून में आ जाता है तो 1 अगस्त से हमारी प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। तो ये, और मैं समझता हूँ सर ये आदेश भी तब आया होगा जब हम कोविड-19 को फेस नहीं कर रहे थे, एक सामान्य परिस्थितियों में आया हुआ आदेश होगा।
ये तो बहुत पुराना आदेश है, बिल्कुल सर, 2 साल पुराना आदेश है। और उसके लिए कोर्ट में हम बाकायदा कोर्ट माननीय न्यायालय के सामने एप्लीकेशन लगाकर उसमें छूट ले लेंगे और उस कारण से कोई नुकसान नहीं होगा। पिछली साल भी जैसे हम 19 दिन लेट चल रही थे क्योंकि कुछ विश्वविद्यालयों का परीक्षा परिणाम लेट हो गया था, तो कोर्ट से हमने एप्लीकेशन लगा के 19 दिन का टाइम लिया था, क्योंकि 31 जुलाई को तो हम बहुत सारे एडमिशन नहीं कर पाते जो स्थिति थी। और इस बार भी जब ये स्थिति आ जाएगी तो कोर्ट से एप्लीकेशन लगा के माननीय न्यायालय के सामने भी ये पक्ष रखेंगे और जो भी निर्णय है सरकार के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से छात्र हित में ही लिया जाएगा। छात्रों का नुकसान कतई नहीं होने दिया जाएगा। ये मेरा आपसे बातचीत करके सर, जीपी सर यकीन जानिए, मैं तो इस समय होस्ट हूं आपका, मैं पीटीईटी का फॉर्म नहीं भरा हुआ है मैंने, लेकिन मुझे आपसे बातचीत करके ना पता है कैसी फीलिंग आ रही है। जो एक डर है बच्चे का, जो एक स्टूडेंट का डर है, वो कहीं ना कहीं विश्वास में कन्वर्ट होता जा रहा है। वो डर निकल के कॉन्फिडेंस आ रहा है उसको। और आपका व्यवहार और बातचीत से मेरे मन में एक फीलिंग आ रही है जैसे कोई बड़े भाई या बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के बोलते हैं ना, चिंता मत करो हम है ना। तो वो हम है ना वाली फीलिंग मुझे ऐसा लग रहा है इस समय तमाम लोगों के मन में आ रही होगी कि जो हमारे बड़े ऊपर बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, वो हमारे बारे में बहुत सोच रहे हैं, हमारे लिए बहुत अवेयर हैं और हमसे ज्यादा वो कंसर्न है इन सारी चीजों को लेकर। तमाम लोग लिख भी रहे हैं इस विषय में कि बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। सुनीता भार्गव मैम ने एक बात कही थी कि एक तो बच्चों से कहा जाए कि वो अपने ईमेल्स को अपडेटेड रखें। ज्यादातर बच्चे अपने ईमेल्स को अपडेटेड नहीं रखते हैं ताकि उनको सूचना समय पर पहुंच जाए। दूसरा वो लिख रहे हैं ऑनलाइन करवाया जाए, टीचर्स एजुकेशन को भी टेक्नोलॉजी से दूर नहीं है। लेकिन सर पहले भी बोल चुके हैं, अभी वो संभव अभी ऐसा हो सकता है, पर ग्रामीण क्षेत्रों की वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आशीष दुआ साहब, आपके भी सवाल का जवाब कहीं ना कहीं सर दे ही चुके हैं। सर मैं अगला सवाल ये जानना चाह रहा हूं, बहुत ही सकारात्मक सोच है सर। वास्तविकता में आपने जो व्यक्ति नकारात्मक सोच रखते हैं उनके लिए प्रेरणा का काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सागर लड्ढा साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, कीप पेशेंस, बी ब्रेव, थिंक डिफरेंट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। क्या बात है सर, तमाम लोग बड़े पॉजिटिव फील कर रहे हैं सर आपसे बात करने के बाद। तमाम लोगों को लग रहा है कि हाँ हम सुरक्षित हाथों में हैं, हम सही हाथों में हैं। सर मेरा एक सवाल ये भी है, क्या बीएड के सत्र के जो 220 वर्किंग डेज होते हैं, क्या उनको भी कम किया जा सकता है? ऐसा भी कोई ऑप्शन, ऐसा भी कोई मन में विचार? हमारे हाथ में नहीं है, ये एनसीटी के हाथ के हैं ये रेगुलेशन जो है। बीएड के जो एकेडमिक डेज होते हैं उस जी, ये केवल राजस्थान का नहीं है, पूरे भारतवर्ष का है। तो अगर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए वो अगर जी, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी जो स्थिति सामने है, ज्यादातर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो ये कह रही हैं कि इसको आप हैं, उनको ये कहा गया है कि आप ऑनलाइन बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए। तो ये भी वर्किंग डे में ही संभवतः काउंट हो जाएंगे, और काउंट हो जाएंगे तो बच्चों को उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस तरह का काम कर रहे हैं। बच्चों को नोट्स, बच्चों के मार्गदर्शन के लिए जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, उनके माध्यम से वो उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। उनके टीचर्स काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी जानकारी में। बहुत बहुत हमें लग भी रहा है सर अब आपसे बात करके। सहारन राजेश जी लिख रहे हैं पीटीईटी तो बाद की बात होगी, पहले एलिजिबल क्लासेस के एग्जाम और रिजल्ट कब आएंगे वो तो फाइनल हो पहले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो आप भी वही कह रहे हैं कि अगर उनमें डिले होता है तो जाहिर सी बात है एक चैलेंज तो रहेगा। सर मैं एक चीज जी सर मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या कोविड-19 जो समस्या आई है, जो चुनौती आई है हमारे सामने, ऐसा किसी के ख्याल तो मन में था नहीं, लेकिन चलिए अब की बात तो चीजें नहीं होंगी, लेकिन क्या इसने कहीं एक मैसेज दिया है आगे की तैयारियों के लिए? आगे कोई विजन हमें दिया है, आगे की कोई प्लानिंग के लिए हमें कुछ इसने एक नई सोच दी है क्या? निवेदन किया कि भविष्य के लिए हमें एक तो आईटी का जो कंस्ट्रक्टिव यूज है, प्रॉपर यूज है, वो सारे इंस्टीट्यूशन को अपने आप को अपडेट करना होगा। सरकार ने बहुत सारे नियम तो बना रखे हैं, जैसे सभी बीएड कॉलेजों के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपनी एक वेबसाइट मेंटेन करके रखेंगे, उसको लाइव नॉलेज के लिए, वो सब इसीलिए है। तो अगर मान लीजिए सभी कॉलेजों की वेबसाइट सही ढंग से काम कर रही है
तो वो अपने अपने वेबसाइट पर छात्रों की समस्याएं जो हैं उनका समाधान करते रहें, एकेडमिक समस्याएं हैं तो उनका समाधान करते रहें। अब जब लॉकडाउन में छात्र वहां आ ही नहीं सकते तो घर बैठे भी उनका मार्गदर्शन वो कर सकते हैं। तो भविष्य के लिए भी अगर ये लंबा खिंचता है तो हमें कुछ ना कुछ इस तरह की प्रोसेस के ऊपर जाना ही पड़ेगा। आपके इस तरह की जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा। जी भी सर, मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा था कि मैं सचिन से मिलने पर केवल ये गलती नहीं करूंगा कि क्रिकेट के बारे में ही जानता रहूं, सचिन के बारे में भी कुछ जानूं। जी भी सर, आपके अपने जीवन में कभी कोई ऐसी चुनौती, एक ऐसी मुश्किल आई जब आपको लगा हो कि पता नहीं अब क्या होगा, मैं क्या करूं, आपको लगा होगा पता नहीं अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं, और आपने उस समय उसका सामना कैसे किया, अपने आप को सकारात्मक कैसे बनाए रखा? देखिए, दो स्थितियां मेरे जीवन में आई थी। एक तो स्टूडेंट लाइफ में जब मैं पायलट बनना चाहता था, वो स्थिति मैंने आपको नरेट कर दी। दूसरी स्थिति जब आई, जब सरकार ने एक आदेश जारी करके, मुझे आज भी याद है, 13 फरवरी 2004 को सरकार ने एक आदेश जारी किया और हमें ये कहा गया कि भाई बीकानेर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम आज महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, आप लोगों को इसकी परीक्षा करानी है। तो हम डूंगर महाविद्यालय से 5 व्याख्याताओं को डेप्यूट किया गया था, डेपुटेशन पे भेजा गया था। और चूंकि हमारा मूल विषय पढ़ाने का होता था, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का हमें कोई अनुभव भी नहीं था, और ये आदेश अचानक आया था क्योंकि नियुक्तियां, विश्वविद्यालय तो खुल गया था पर नियुक्तियां नहीं हो पाई थी। तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि भाई हमारे डूंगर कॉलेज में ही ये यूनिवर्सिटी चलती थी, जहां आज पीटीईटी का कार्यालय है, उसी भवन के अंदर विश्वविद्यालय चलता था। तब वहां क्योंकि मैं कंप्यूटर का ओआईसी था और कंप्यूटर के ऊपर जो फॉर्म थे, उस समय 1 लाख फॉर्म ही थे, और 1 लाख फॉर्म्स को कंप्यूटर के ऊपर चढ़ाना, उनको रोल नंबर आवंटित करना और उन सबके प्रवेश पत्र जितने भी महाविद्यालय थे उन महाविद्यालयों तक पहुंचाने का जिम्मा मेरे सिर पे आ गया। जब वहां काम का बंटवारा हुआ तो कंप्यूटर का जो काम है वो मुझे मिला, किसी को सीक्रेसी मिला, किसी को कुछ मिला। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि भाई ये काम होगा कैसे, क्योंकि 13 तारीख को तो विश्वविद्यालय के अंदर जो फॉर्म्स थे वो बोरों के अंदर बंद थे। अब उनको बोरों से बाहर निकाल के टीम्स बना के और कंप्यूटर के ऊपर डाटा एंट्री करा के, फिर उसको चेक करा के, फिर उसको रोल नंबर आवंटित करके, और उसके बाद जो परमिशन लेटर है छात्रों का वो मैन्युअली जारी होता था। मतलब हमने मान लीजिए कंप्यूटर से रोल नंबर तो लगा के दे दिए, पर जो भी नीचे की टीम होती थी उसको फॉर्म के ऊपर 3 जगह लिखना होता था रेड पेन से रोल नंबर। तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि फरवरी जो 28 दिन की होती है वो बहुत छोटी है, क्योंकि वो फरवरी का महीना था। 1 मार्च से हमारी परीक्षाएं शुरू होनी थी और 28 हमें दिखती थी। तो पहली बार मुझे लगा कि हमारा जो फेलियर है वो बिल्कुल निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में जब हमने काम किया, रात को कभी 10 बजती थी, कभी 11 बजती थी, स्टाफ बहुत कम था। फिर जो डूंगर महाविद्यालय चूंकि वहीं था, वहां का जो स्टाफ था उससे हमने सहयोग लिया और उनसे निवेदन किया। तो वहां का जो स्टाफ था उन्होंने हमारे को बहुत कोऑपरेट किया और उनके सहयोग से 1 तारीख को हम सभी जो प्रवेश पत्र थे उनको परीक्षा केंद्रों को भेजने में सफल रहे और सफलतापूर्वक वो परीक्षा हमने करवाई। तो ये एक वो है। दूसरा जो इसी तरह का चैलेंज मेरे सामने आया, जब ट्रेडिशनल से हमें ऑनलाइन प्रोसेस में जाना था, इसी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का 2008 की बात है ये। 2008 में सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का डिसीजन हमारे विश्वविद्यालय ने लिया और देवयोग से उस समय भी मैं कंप्यूटर का काम इसी विश्वविद्यालय में देख रहा था। तो माननीय कुलपति महोदय से निवेदन किया कि साहब ये जो मैनुअल अपन करते हैं इसमें काफी त्रुटियां रह जाती हैं और चैलेंजेस भी रहते हैं, टाइम भी लगता है, तो क्यों ना हम इस फॉर्म को ऑनलाइन कर दें। तो एक रजिस्ट्रार साहब थे, वो मेरे साथ थे, वो इस पक्ष में थे। कुलपति जी तो वॉच कर रहे थे कि क्या निर्णय लेना है कि नहीं लेना है।
बाकी सारे लोगों को ये मत था कि साहब हम एकदम से इस प्रोसेस पे जाएंगे तो फेलियर निश्चित है, क्योंकि वर्षों से जो ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा था, जब हम उसको चेंज करते हैं, कहीं भी किसी सिस्टम में चेंज करते हैं, तो उसका विरोध तो सहन करना ही पड़ता है। लोगों का ऐसा मत था कि साहब ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो कैसे ऑनलाइन भरेंगे, तो मैंने कहा साहब कभी ना कभी तो शुरू करना पड़ेगा हमें। तो करते करते ये स्थिति आ गई कि हमने ऑनलाइन फॉर्म भरने का निर्णय लिया। टू स्टार्ट विद हमने कहा अच्छा इसको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में पहले ट्राई करेंगे। सप्लीमेंट्री में जब सफल हुए, मेन एग्जामिनेशन की जब बारी आई, उस समय तक महाराजा गंगा सिंह में छात्रों की संख्या 3.5 लाख हो चुकी थी। तो 3.5 लाख बच्चों की क्वेरीज, और पहले साल में ई मित्रा वालों की और बच्चों की क्वेरीज जो मेरे पास आती थी, 24 घंटे मेरा जो मोबाइल है वो लगातार बजता रहता था। ऑलमोस्ट ऑल मेरी वाइफ ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया था घर से निकालने का। मुझे बड़े धैर्य से सबको सुनना भी पड़ता था, क्योंकि ये इसमें मेरी पहल थी, और जब मेरी पहल थी तो मेरे को ज्यादा क्वेरीज जो बच्चों की थी ई मित्रा वालों की, और पहले साल क्वेरीज ज्यादा आती हैं, ये एक नेचुरल सी बात भी है। हमने उस क्वेरी को सॉल्व किया, रिजॉल्व किया, और लकीली हम सफल रहे। उसके बाद सारे विश्वविद्यालयों ने हमारे देखा देखी ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन वाले फॉर्म वाला प्रोसेस अडॉप्ट किया, और उससे आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बहुत सारा डेटा फॉर्म भरने की लास्ट डेट के तुरंत बाद हमें उपलब्ध हो जाता है, जो कि मैनुअल प्रोसेस में उपलब्ध नहीं होता था। तो ये 3 अवसर मेरे साथ ऐसे आए, मेरे सामने ऐसे आए, जब एक स्टेज पे मुझे ऐसा लगा कि हमने गलत निर्णय ले लिया, या ये बिना बात में लोगों से दुश्मनी मिली, जिसको कहते हैं ना, अपने दुश्मन बना लिए। क्योंकि जब किसी का सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर वो क्रिटिसाइज उसी को करते हैं जिसकी इस निर्णय में भूमिका प्रमुख रही होती है। बिल्कुल सही सर। तो ऐसी स्थिति मैंने लाइफ में फेस की है। लेकिन मैं एक बात तो कह सकता हूं सर, गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितनी भी चुनौतियां और मुश्किलें आपके जीवन में आई होंगी, वो आपके स्माइलिंग फेस को देखकर वापस ही चली गई होंगी कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। सर तो घबराते ही नहीं, सर तो मुश्किलों की भी, जब आप मुश्किलों और चुनौतियों के बारे में बता रहे, मैं अक्सर देखता हूं लोगों को, जब वो मुश्किलों की बात करते हैं तो माथे पर शिकन ले आएंगे, टेंशन ले आएंगे, हाँ सर ऐसा हुआ था एक बार। तो आप मुश्किलों की भी बात बड़े मुस्कुराते हुए कर रहे हैं। देखिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद पड़ रहा है सर, मैं आपको समर्पित करता हूं वो शेर। अमर जी, और कोई विकल्प नहीं है। जब कोई काम करना है, सरकारी नौकर है, छोड़ दीजिए, या काम करना है करना है। सर हमें जीवन में यही तो समझ, ये छोटी सी बात तो समझनी है कि और कोई विकल्प नहीं है। अभी जब कोई कोरोना की बात करता है तो मैं उनसे पूछता हूं भाई क्या विकल्प है, बोले सर लॉकडाउन कब खुलेगा। मैं कहता हूं कल ही खोल लो, कल चले जाओ। पर क्या कोरोना खत्म हो जाएगा क्या लॉकडाउन खुलने से? हमें ये समझना पड़ेगा विकल्प क्या है, और जब विकल्प नहीं है तो उसी विकल्प को एंजॉय करना शुरू करिए। एक शेर आपके लिए पढ़ता हूं सर, राहत इंदौरी साहब का एक शेर, जिस तरह का आपका व्यवहार और एटीट्यूड है मुश्किलों को लेकर, कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे। ये आपकी पर्सनैलिटी पे शूट कर रहा है इसलिए पढ़ता हूं सर, कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। तो आपने तो हमेशा आंधी को औकात बताने का काम किया है सर। और मैं तमाम लोगों से कहता हूं जो सर को सुन रहे हैं, सर से केवल आप पीटीईटी के बारे में मत समझिए, सर के व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखिए। सर तमाम लोग हैं जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सुनीता भार्गव मैम कह रही हैं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय, और जीपी सर का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हमारे साथ प्रवीण अरोड़ा सर जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी का प्रयास और जीपी सर का सहयोग प्रशंसनीय है। हजारों बच्चों को या यूं कहें लाखों बच्चों को फायदा होगा। धन्यवाद सर। युवराज सारस्वत कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, और केसी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। नागर दामोदर साहब, जीपी सिंह सर इज वेरी पॉजिटिव पर्सन इन ऑल एरियाज। सर बीएड टीचर की वीकेंड की सैलरी का क्या सीन रहेगा? भाई ये विषय का भी हम ले लेंगे बिल्कुल। आप नागर सर आपका सवाल तो अच्छा है, मैं सर पे छोड़ता हूँ इस विषय को लेते हैं या नहीं। एसकेडी टू वेरी थैंक्स रामकृष्णा टीटी कॉलेज जयपुर, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक गुप्ता सर। युवराज सारस्वती जी, सहारन राजेश सर, आपने जो ट्रेडिशनल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया था, अब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचाइयां छू रहा है, ऐसा सहारन साहब बोल रहे हैं, सहारन राजेश जी बोल रहे हैं। क्या बात है सहारन साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। निश्चित रूप से आप जैसे युवाओं ने इसको ऊंचाइयों पर पहुंचा है, बहुत बहुत शुक्रिया।
जीपी सर, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। मेरा अगला जो सवाल रहेगा, मैं फिर बीएड पर आता हूँ। कई लोग पूछ भी रहे हैं, सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो लोग पीटीईटी की तैयारी कर रहे हो, या युवाओं को, मैं तो कह रहा हूँ युवाओं को, चाहे वो किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसका एक सीधा सा है आजकल, उसमें एक तो होता है मानसिक योग्यता का स्थान होता है, मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हैं। जनरल अवेयरनेस आपके सब्जेक्ट का तो होता ही होता है महत्व, उसके अलावा मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, ये दो ऐसे बिंदु हैं जो करीब करीब हर प्रतियोगी परीक्षा में, कोई सा भी एग्जामिनेशन आप दे लीजिए, उसमें आपके काम आएंगे। तो इसके लिए मेरा छात्रों से यही आपके माध्यम से कहना है कि आप डे टू डे अपने आप को अपडेट रखिए। रोजाना की जो बातें हैं, ऐसा नहीं है कि हम केवल स्वयं के बारे में और अपने दोस्तों तक ही सीमित हैं। आप जितना ज्यादा अपना सर्कल है, एकेडमिक सर्कल, उसको बढ़ाइए, और उस एकेडमिक सर्कल के को बढ़ाने से क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। कोई भी व्यक्ति किसी सारे फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता। मैं बहुत सारी चीजें दूसरों से सीखता हूं, और कई बार ऐसा होता है कि जब किसी से वार्ता करता हूं तो 15-20 मिनट के वार्तालाप के बाद मुझे समझ में आ जाता है कि यार ये काम ऐसे होता होगा। उदाहरण के तौर पे, जब आईएएस में मुझे दूसरा विषय चुनना पड़ा, एक एग्जांपल मैं अपनी लाइफ का आपको बताता हूं। आईएएस में जब मुझे दो विषय होते थे उस जमाने में, 1986 की मैं बात बता रहा हूं, तो मेरे सामने ये चुनौती थी कि मैं साइंस का दूसरा विषय लूं, फिजिक्स तो एक था ही था, या आर्ट्स का, जैसा कि लोग क्या करते थे, पब्लिक एड ले लेते थे, या इंटरनेशनल लॉ ले लेते थे, या हिस्ट्री ले लेते थे, या दूसरा कोई। तो मैंने यहाँ बहुत सारे टीचर्स से जो थे उनसे डिस्कस किया। तो हमारे यहाँ जो हिस्ट्री के प्रोफेसर्स थे, उनसे मैंने जब सलाह की, तो मुझे चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी था, तो आर्ट्स के विषयों का इतना ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, हिस्ट्री ले लो। मैंने कहा मैंने तो लाइफ में कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, सीधा आईएएस का एग्जाम दूंगा। तो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने मुझे 4-5 जो रोमिला थापर, आज भी मुझे याद है, इस तरह के 4-5 ऑथर्स बताए कि ये इन किताबों को आप पढ़िए। वो उन्होंने लाइब्रेरी से मुझे दी, मैंने उनको 10-15 दिन पढ़ा, फिर अपना उसके अपने हिसाब से नोट्स बनाए, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बातें तो ना तो साइंस के विद्यार्थी के रूप में मुझसे होती है, ना ही मैं कर पाता हूं। तो अपने हिसाब से मैंने नोट्स बनाए। तो मुझे लगा कि यार ये काम तो बहुत आसान है, मुझे यही तो याद रखना है कि बाबर की जीवनी क्या थी, अकबर की जीवनी क्या थी, उसकी डेट ऑफ बर्थ। और ये जब मैंने कंपेरेटिव टेबल बनाई तो तैयारी मुझे आसान लगने लगी, और धीरे धीरे मुझे लगा कि भाई मैंने ये जो हिस्ट्री लेने का निर्णय फिजिक्स के साथ किया है वो गलत नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं, मुझे आज ये एडमिट करने में कोई हिच नहीं है कि मैं हिस्ट्री के कारण डिफीट नहीं खाया आईएएस में। मैं डिफीट खाया तो अपने खुद के विषय के, ये मैं फ्रैंकली आपके सामने। सर सैल्यूट टू यू, क्या बात है सर। जी 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 जी, क्या बात है सर। आज भी सर तमाम लोग ना केवल आपकी बीएड की जानकारी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में बड़ी तारीफें मैं पढ़ पा रहा हूं कमेंट्स में। कोई कह रहा है जीपी सर ग्रेट हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। कोई कह रहे हैं कि लक्की शर्मा जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आपको, दीनू सारस्वत साहब, अशोक गुप्ता जी, मैं उनके नाम भी ले रहा हूं ताकि जुड़े हुए लोगों का नाम आप तक पहुंच पाए। शशिकांत शर्मा जी, सहारन राजेश जी, सूर्य प्रकाश वर्मा जी। सूर्य प्रकाश वर्मा जी ने तो लिखा है वरदान खुशी आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल सकता है जब कोई जीपी सर जैसा अपनी कांपती उंगलियों फेर दे हमारे ऊपर, मतलब आशीर्वाद रख दे। क्या बात है जीपी सर, थैंक्स, वाओ ग्रेट। जी श्वेता मैम कह रही हैं, राजेंद्र दूधी साहब कह रहे हैं, डॉक्टर पवन पारिक साहब कह रहे हैं नमस्कार जीपी सिंह सर। सुदीप्ति रस्तोगी मैम लखनऊ से। मैं आपको बता दूं सर, आपको केवल राजस्थान से ही नहीं, लोग पूरे इंडिया से देख रहे हैं। सुदीप्ति रस्तोगी जी लखनऊ से हैं। हमारे रमन झा सर और डॉक्टर गोपाल, हमारे गोपाल सर बेगूसराय बिहार से हैं। श्वेता पासी जी हैं हमारे साथ बाहर से। नरेंद्र बराला साहब, पीयूष त्यागी जी, आशीष दुआ जी, तमाम लोग, एवी जैन साहब, गोपाल सिंह जी कह रहे हैं, ब्रजलाल शर्मा जी, आर के पंडित जी, केवीएम टीटी कॉलेज बोली सवाई माधोपुर से राजीव पाराशर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। कपिल दुआ जी कह रहे हैं सबसे सुपर ग्रेट एफर्ट बाय एसकेडी यूनिवर्सिटी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर जीपी सर, मैं एक अगले विषय पर जो आ रहा हूँ, नितिन सुतार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जीपी सर, मेरा एक विषय ये भी था, जब अभी आप बात भी कर रहे थे,
आपने 2008 में ऑनलाइन के बारे में सोच लिया था, तो कहीं ना कहीं आप एक विजनरी पर्सनैलिटी मुझे जो लग रहे हैं, काफी लोग यहाँ लिख भी रहे हैं। क्या आपको उस समय ऐसा एहसास हुआ था कि आने वाला समय ऑनलाइन का होगा, आने वाला समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि अभी जो जी परिस्थितियां बन रही हैं, आईटी सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं। और वो जो जी जी निर्णय हमने 2008 में लिया था, वो इसलिए लिया था कि पहले जो हमारे कॉलेजेस थे, उनसे ड्राफ्ट से फीस यूनिवर्सिटी में आया करती थी। तो जो अकाउंट्स जी ऑफिसर थे, उनके उनके साथ एक मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि फीस बच्चों से तो अक्टूबर में ले ली जाती थी, और कई बार वो ड्राफ्ट क्या है, फरवरी मार्च तक, मतलब बच्चे की जेब से पैसा निकल गया, यूनिवर्सिटी के खाते में पैसा नहीं आया, क्योंकि एनकैश नहीं हो पाता था, प्रोसीजरल डिले बहुत था। इस प्रोसेस में क्या होता था कि जिस दिन बच्चे ने पेमेंट किया, हाथों हाथ बच्चे को भी रसीद मिल गई और सीधा यूनिवर्सिटी के खाते में आ गया। फायदा ये हुआ कि हम केवल और केवल जो परीक्षा का अमाउंट था, उसके ब्याज से परीक्षा करवाने लग गए। पहले क्या बात है। लेखा शाखा वालों को ये कैलकुलेशन करके बताई, तो उन्होंने मेरे इस प्रोजेक्ट को, कुलपति जी ने, उन्होंने अप्रूव किया कि साहब हम तो ब्याज जितना हम परीक्षा पे पूरा खर्च करते हैं, वो उस समय 18 से 20 करोड़ का जी कलेक्शन था, उसका 3 या 4 महीने का जो ब्याज है वो इतना अपने पास आ जाएगा, बैंक का ब्याज। और डे सीधा ऑनलाइन जी है, तो ये कोई झंझट भी नहीं है। और बच्चों जी को जी भी क्या होता था, पहले बच्चे ये प्रेशर डालते थे कि साहब लास्ट डेट निकलने के बाद भी कि साहब मेरा फॉर्म ले लीजिए, मेरा फॉर्म ले लीजिए। तो लास्ट डेट निकल गई, सर्वर बंद हो गया, क्लोज्ड का मतलब क्लोज फॉर ऑल। तो जी ये जो जी क्या म्यूजिक था, उस म्यूजिक को भी हम फेस करने में सफल रहे, इसलिए ऑनलाइन का प्रस्ताव था जो मान लिया गया। और इसीलिए मैं आईटी सेक्टर में जो आगे की संभावनाएं हैं वो देख रहा हूं कि अगर इसका हिंदुस्तान में जी। सही सही उपयोग किया जाए तो अभी बहुत पोटेंशियल है, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां तक अभी ये नहीं पहुंचा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी हो सकता है सर, श्री कुशालदास विश्वविद्यालय 1.5 महीने से ऑनलाइन मोटिवेशन, पॉजिटिविटी और इन्फॉर्मेशन पे काम कर रही है। और तकरीबन सर हमारी जो इन्फॉर्मेशन या वीडियोज पहुंचे हैं वो तकरीबन 9.5 लाख लोगों तक पहुंचे हैं। क्या वो फिजिकली संभव थे? अगर हम ऑनलाइन का सहारा ना लेते और इन हालात में, लॉकडाउन में, क्या फिजिकली कहीं तक पहुंच पाना संभव था? तो ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मैं 2 सवाल लेने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सुनीता भार्गव जी ने लिखा है, थैंक्स एसकेडी यूनिवर्सिटी एंड जीपी सर, प्रिंसिपल संजय जी, टीटी कॉलेज जयपुर। वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। स्पेशल थैंक्स टू एसकेडी यूनिवर्सिटी एंड जीपी सर। सुनीता भार्गव जी, ऑनलाइन एग्जाम का भी शेयर भी आपको एक मिले। ऐसे एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि समय की शायद सीमा हो आपके साथ, एक जी महत्वपूर्ण बात मैं आपको और शेयर करना चाहता हूं, बच्चों के हित की है, कि जब भी जी काउंसलिंग के लिए हम कॉलेज का ऑप्शन भरने के लिए बच्चों को कहें, तो जी। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि वो ये काम ई मित्रा वालों के ऊपर छोड़ देते हैं, और वो ई मित्रा वाले क्या करते हैं, 1 या 2 कॉलेज टिक करके, और फिर एक ऑप्शन आता है एनीवेयर इन राजस्थान, ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। और उससे क्या होता है, बच्चों को मन चाहा कॉलेज नहीं मिल पाता। तो बच्चों से मेरी ये ओके। रिक्वेस्ट है कि जब आप कॉलेज ऑप्शन भरें, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप 200 कॉलेज तक लिमिट भर सकते हैं। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करें, तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक बाद में शिकायत आती है कि साहब मैं तो गंगानगर का रहने वाला हूं और मेरे को तो कॉलेज मिल गया, सवाई माधोपुर मिल गया या जयपुर मिल गया। तो पहले जी से ही अगर आप अपनी प्रेफरेंस काउंसलिंग में रखेंगे, तो आपका प्रवेश भी हो जाएगा इजीली, और आपको उस कॉलेज को आवंटित करने में कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो कॉलेज का आवंटन है वो मेरिट कम आपकी कॉलेज चॉइस कम कैटेगरी, आप किस श्रेणी के हैं, आपका पीटीईटी का स्कोर क्या है, और आपकी कॉलेज की चॉइस क्या है। तो अगर आप किसी कॉलेज को चॉइस में रखेंगे ही नहीं, तो वहां के मेरिट के लिए आप कंसीडर ही नहीं होंगे। इसलिए आपके क्या माध्यम से बात। मेरा ये बच्चों तक ये सूचना पहुंचानी है कि जब भी इस बार काउंसलिंग के लिए आप कॉलेज का ऑप्शन भरें, तो उसमें पहले तो कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। कई बार ऐसा होता है कि हम आजकल सोचते, इंटरनेट का जमाना है, तो इंटरनेट के जमाने से लोकेशन ट्रेस करके किसी भी कॉलेज के बारे में पता किया जा सकता है कि वो कहाँ है, क्या मेरे निवास स्थान से कितनी दूर है। तो ऐसी पहले से ही, वो अब लॉकडाउन का फायदा उठाएं, हमें समय मिल रहा है तो पहले से ही लिस्ट तैयार कर लें
ऐसा नहीं है कि साहब एग्जाम हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगा जब करेंगे। आप अभी से तैयारी कर लीजिए। 100 कॉलेजों की, 50 कॉलेजों की लिस्ट बना लीजिए कि साहब इन 50 कॉलेजों क्या में बात। छात्रों के साथ जो इस तरह की, इस कारण से जो पिछड़ जाते हैं, अज्ञानतावश जो पिछड़ जाते हैं, वो नहीं पिछड़ेंगे। क्या बात है सर। प्रतीक गर्ग साहब लिख रहे हैं कि एसकेडी यूनिवर्सिटी और जीपी सर को। प्रतीक गर्ग, केबीएम टीटी कॉलेज, बोली सवाई माधोपुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक सर, मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सर सुदीप्ति मैम लिख रही हैं, थैंक्स टू एसकेडी श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय, जिसके कारण जीपी सर से जैसी हस्तियों से हमें मिलने का मौका मिल रहा है। सुदीप्ति मैम, ये धन्यवाद आप ही नहीं दे रहे हैं, मैं भी आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय को, जिसके माध्यम से मुझे ऐसी शख्सियतों से मिलने का मौका मिल रहा है। यकीन जानिए सर, मुझे आनंद आ गया आपसे मिलकर। पॉजिटिविटी जो आपके चेहरे पर झलकती है, आपकी बातों में जो झलकती है, मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको। सुनीता भार्गव मैम कह रही हैं कि सर जैसे ऑनलाइन का श्रेय भी आपको मिले, हम ऐसी कामना करते हैं। और रिस्पेक्टेड जीपी सर, विद्याग्राम टीटी कॉलेज चोमू जयपुर से नागर दामोदर साहब आपको धन्यवाद दे रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर एक सवाल और लेना चाह रहा हूं, विकास कुमार जी का सवाल है और एक सवाल युवराज जी का भी है। अब युवराज का सवाल आपसे कनेक्टेड है या नहीं सर, आप एक बार देख लीजिएगा। वो कह रहे हैं बीएससी, एमएससी, एमए, बीकॉम, इन सब के एग्जाम्स कब तक होंगे? ये क्या आपके दायरे में अगर ये जवाब आता हो तो आप देखिएगा सर। अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है, फिर भी सरकार ने इसके लिए जो परीक्षा समिति, 3 कुलपतियों की एक समिति बनाई थी, अपनी जानकारी के आधार पर बता रहा हूं मैं। उस समिति ने ये निर्णय किया था कि अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर और एमए, एमएससी, एमकॉम फाइनल ईयर, उनकी परीक्षाएं संभवतः जून महीने में होंगी। और जो प्रीवियस की परीक्षाएं हैं या पार्ट 1, पार्ट 2 की परीक्षाएं हैं, वो संभवतः जून के पश्चात, जुलाई या अगस्त। क्या बात मैं ये भी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से सर। हाँ, वो मैटर करेगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से मुझे मिली है। और जो आपने पीछे कहा था सर, वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। जितने लोग फॉर्म भरते हैं, कृपया स्कूल, आप कॉलेजेस 200 तक भी भर सकते हैं, 2-3 कॉलेज लिखकर ना छोड़ें। वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। और एक दरख्वास्त मैं आप तमाम लोगों से करता हूं दोस्तों, इसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट मानिएगा। ये वीडियो मैं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की वजह से नहीं बोल रहा हूं, मैं ये वीडियो ये बोल रहा हूं, इसको आप वीडियो खत्म होने के बाद भी शेयर करिए। इस सूचना, इस इंफॉर्मेशन, इस जानकारी का पहुंचना लोगों तक बहुत आवश्यक है, वो उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। सर एक विकास कुमार जी का एक सवाल है जीपी सर, देखिएगा आप इसको किस तरह से आंसर देते हैं, और ये तमाम लोगों के मन में भी है। सर आपके हिसाब से पोस्ट कोरोना, पोस्ट कोविड जो जीवन होगा, जो दुनिया होगी, जब ये कोरोना खत्म हो जाने वाला है, लॉकडाउन खुल जाने वाला है, तो उसके चलते आगे किस तरह की वैकेंसी जा सकती हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटी जा सकती हैं, क्या उस पर आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर? क्या कुछ बदलाव होगा दुनिया में, जिंदगी में पोस्ट कोरोना, कोरोना के बाद होगा? हाँ, कोरोना के बाद की जो लाइफ है, वो अभी जो अपनी सोशल लाइफ है उससे बिल्कुल अलग होगी। एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, अगर हमें सरवाइव करना है, अगर हमें रहना है, तो ये जो पुराना तरीका है उसमें निश्चित रूप से बदलाव लाना पड़ेगा। ये कल मैं जो बाहर के डॉक्टर्स की एक चर्चा चल रही थी आज तक पे, जिसमें 7-8 डॉक्टर्स थे, उनकी बात का भी नेट निचोड़ यही था कि अपनी जो दिनचर्या घरों में या सोशल सर्कल में होती थी, उस दिनचर्या को आपको दूसरे तरीके से डेवलप करना होगा। इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि हम दूसरों से संवाद ही छोड़ दें, संवाद के तरीके नए बनाने पड़ेंगे आप। मैंने जैसे पहले ही कहा आपको कि हाथ मिला के बिल्कुल फेस टू फेस जाके या पास में जाके बात करने का जो तरीका है, वो आपको चेंज करना होगा। संवाद जरूर बनाए रखें, एक दूसरे का संबल बनाए रखें, एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करें। इससे न केवल सामने वाले का मनोबल बढ़ेगा, आपका खुद का भी बढ़ेगा। पर एक दूसरे के घर जाना कोई जरूरी नहीं है। आप चले जाएंगे तो उसको भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डालेंगे, क्योंकि कोई धक्के दे के तो घर से निकाल नहीं सकता। पर आप उसके लिए, अपने स्वयं के लिए तो संकट खड़ा कर ही रहे हैं, उसके लिए भी संकट खड़ा कर रहे हैं। अब कभी भी पोस्ट कोरोना मान लीजिए मॉल्स खुलते हैं, वो खुलते हैं तो वहां पे डिसिप्लिन तरीके से रहिए। क्यों बनाएंगे तो थोड़ी डिस्टेंसिंग रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो कॉन्सेप्ट है, वो कोरोना के बाद भी आपको रखनी पड़ेगी।
जीपी सर, मैं इसको कुछ ऐसे भी देखता हूँ, एक मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है कि हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं मिला बस वही खूबसूरत है। देखिए, एक बात सोच के देखिए, हम लॉकडाउन से पहले क्या शिकायत किया करते थे दोस्तों, रिश्तेदारों से कि यार तुम मिलते नहीं हो, मिलने नहीं आते हो, आजकल तो तुम्हें हमारी पड़ी नहीं है। और लॉकडाउन लग गया तो कैसी बात कर रहे हैं, नहीं सर रिश्तेदारों से नहीं मिलेंगे तो कैसे होगा। क्या आप लॉकडाउन से पहले मिल रहे थे? लॉकडाउन से पहले भी आपका दोस्त यही शिकायत कर रहा था, 2 साल मिले हो गए, 3 साल, तब आपको आफत नहीं आ रही थी मिलने की, पर अब पता नहीं इनको क्या लग रहा है कि अब जरूर मिलेंगे, अब तो कुछ भी हो जाए अब जरूर मिलकर मारेंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि आदमी वो काम करता है जिसके लिए मना किया जाए। सर, कपिल दुआ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं अति महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की जा रही है, आपके सफल प्रयास पर बधाई। थैंक्स टू जीपी सर एंड श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़। डॉक्टर कपिल दुआ, प्रिंसिपल चौधरी मोताराम मील मेमो, कॉलेज ऑफ एजुकेशन निर्वाणा सूरतगढ़ श्री गंगानगर से आपको धन्यवाद बोल रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित झाम साहब जुड़े हुए हैं, थैंक्स टू एसकेडी यूनिवर्सिटी एंड जीपी सिंह सर, आप जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फैसिलिटी और इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। लास्ट में हम इसके क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं सर। लोकेश दादरवाल सर पूछ रहे हैं, थैंक यू एसकेडी यूनिवर्सिटी, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन टू जीपी सर, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे? इसका जवाब दिया जा चुका है, लोकेश सर कई बार दे चुके हैं सर। इसको फिर भी एक लाइन में आप बोल सकते हैं क्या? कुछ लोकेश जी ने सवाल पूछा है तो शायद बीएससी बीएड के एग्जाम जून से 30 जून से पहले होने की कोई संभावना नहीं है, जुलाई या अगस्त में इसका निर्णय किया जाएगा संबंधित जो विश्वविद्यालय। सर आर के पंडित सर आपसे मिलकर ये कह रहे हैं कि अमर सर आपसे, कह तो वो मुझसे रहे हैं पर आपकी वजह से कह रहे हैं कि आपसे एक और निवेदन है कि जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपने इस विकट परिस्थिति में किया है वो अब यहीं तक सीमित ना रहे, ऐसे विद्वान व्यक्तियों का सानिध्य और विचार हमें बार बार मिलता रहे, ऐसी हमारी कामना है। राजीव पाराशर केवीएम टीटी कॉलेज से बोल रहे हैं, क्या बात है, बोलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जीपी सर, मेरा एक सवाल यही था, अच्छा सर, ये जो हमारा 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड, 4 ईयर बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड, सर इसमें कुछ अंतर होता है क्या, और क्या अंतर होता है बेसिकली? हाँ, इसमें अंतर ये है कि जो 2 ईयर बीएड है जिसमें बच्चे बीएससी बीकॉम और बीए की डिग्री लेने के पश्चात जाते हैं, बेसिकली उन्होंने ये लाइन चुन ली है कि टीचिंग को ही कैरियर बनाना है, इसका मूल ये है। और जो बीए बीएड बीएससी बीएड, यहाँ बच्चे के साथ क्या है कि ओपनिंग जो है वो बिल्कुल ब्रॉड है। ब्रॉड ये है कि वो उसको 4 साल के अंदर डिग्री मिल रही है, वो चाहे तो एजुकेशन की तरफ चला जाए और चाहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी हैं, आरएएस है, आईएएस है, फॉरेस्ट के हैं, मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे परीक्षाएं हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या होता है कि अपने जो आसपास का परिवेश है उसको देख के बच्चा फॉलो करता है, उसका खुद का क्या कैलिबर है उस आधार पे वो निर्णय नहीं करता और उस परीक्षा के लिए वो कोशिश नहीं करता है। तो इसलिए बच्चे को ये नॉलेज भी सर्कुलेट होनी जरूरी है कि बीए बीएड और बीएससी बीएड एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपका 3 साल तो नॉर्मल डिग्री में लगता ही लगता है, 1 साल जो एक्स्ट्रा लग रहा है उस 1 साल का बेनिफिट ये है कि आपको एजुकेशन की जो एंट्री की एलिजिबिलिटी है वो मिल जाती है। मतलब आप सेकंड ग्रेड के अंदर भी कॉम्पीट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप आरएएस, आईएएस, फॉरेस्ट सर्विसेज या जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जो डिग्री बेस्ड होती हैं वहां भी ये डिग्री इक्वली वैलिड है। कुछ लोग इसका भ्रम यूं फैलाते हैं कि भाई अब आपने तो ये बीए बीएड कर लिया है तो आप एमए नहीं कर सकते, ये गलत है। आप एमए कर सकते हैं, चाहे जिस विषय में कर सकते हैं। बीएससी बीएड किया है तो जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन विषयों में आप एमएससी भी कर सकते हैं, और अगर आप बीएड के आधार पे एमएड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मतलब आप अपना जो निर्णय लेने के लिए आपके पास पूरे 4 साल का समय है और आप स्थिति के हिसाब से मार्केट को एसेस कीजिए कि भाई मार्केट में किस चीज की डिमांड आने वाली है। अगर आपको लगता है कि एजुकेशन की डिमांड आने वाली है एमएड कीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो एमएससी करके अच्छा कर पाऊंगा कीजिए। ये है। यहाँ आपने बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोली है सर, मैं चाहता हूं तमाम स्टूडेंट्स इसको सुने। एक तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इंटीग्रेटेड बीएड का फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, लेकिन सर ने बोलते समय एक वर्ड यूज किया, ध्यान दीजिए, किस चीज की डिमांड आने वाली है।
सर मैं जीपी सर आपकी इस बात के लिए विशेष तारीफ करना चाहूंगा। दरअसल लोग कहते हैं किस चीज की डिमांड है, पर आपने क्या बोला, किसकी डिमांड आने वाली है, क्योंकि जिसकी डिमांड है यानी अब वो जाने वाली होगी। आपको वो काम के बारे में सोचना है जिसकी आने वाली है, ताकि वो 10-5 साल 15 साल चले। जी जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। कोर्स वो चुनिए, जवान कोर्स मत चुनिए, क्योंकि जो जवान हो चुका है वो बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाने वाला है। आप बाल्यावस्था का कोर्स चुनिए, क्योंकि अब वो जवानी की तरफ जाएगा। बहुत बड़ी आपने ये मैसेज दिया हमारे साथियों को। सर सुशील गुप्ता जी कह रहे हैं पीटीईटी के बारे में सारी क्वेरीज क्लियर हो गई हैं। थैंक्स जीपी सर एंड एसकेडी यूनी बाबा, केएसडी यूनी बाबा नारायणदास ग्रुप ऑफ एजुकेशन नेमका थाना से। एवी जैन, no doubt due to corona the processing of BSc and B.Ed or B.Ed will be different. We all should work as a team to cope up the situation. Thanks to SKD and GP sir, such a motivational teacher. Sanjay Aroda Jain, Girls College Shri Ganganagar. क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जीपी सर। हम विदा लेने से पहले मैं एक चीज जरूर आपसे जानना चाहूंगा। आप खुद एक टीचर हैं सर, क्या बदलाव देखते हैं आज से 30 साल पहले की टीचिंग में और आज की टीचिंग में, और क्या टीचर्स को, स्पेशली टीचर्स को अपग्रेडेशन और बदलाव के ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? देखिए, टीचर को हमेशा जो नॉलेज है उससे अपडेट करते रहना पड़ेगा। जैसे मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूं, हमने जब एमएससी की थी उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स थी। उसको अगर आज की इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपेयर करें तो जीरो है। जो हमने पढ़ा था वो आजकल बच्चे 10वीं 11वीं में पढ़ लेते हैं, जो हमने एमएससी में पढ़ा था। अब 2 ऑप्शन है, चूंकि मैं तो नौकरी लग गया, अब मुझे क्या चिंता है, मेरी सरकार तनख्वाह तो कम करने वाली है नहीं। मैं अगर अपने आप को अपडेट नहीं करूंगा तो मेरा काम निकल जाएगा, और कर लूंगा तो मैं कम से कम छात्रों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते समय एक कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर पाऊंगा। ये फर्क होता है। समय के साथ एक टीचर को हमेशा जो करंट में हो रहा है उसका ज्ञान लेते रहना चाहिए। जैसे हमारे टाइम में ये जो फोटोनिक डिवाइसेज हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट डिवाइसेज हुआ, कंप्यूटर हुआ, मैं आपको बता दूं कि जब शुरू में हमारे यहाँ 89-90 के अंदर कंप्यूटर आया था तो 286, 386, 486, जो आजकल के बच्चों को ऐसा खिलौना लगता है कि साहब ये भी कोई कंप्यूटर होता है क्या। अब आजकल तो सीधे सीधे बच्चा जन्म लेते ही सीधे फेसबुक और व्हाट्सएप की बात करता है। तो ये जो चीजें हैं इसके साथ हमें फेज, जिसको कहते हैं ना साइंस की भाषा में, फेज बना के चलना पड़ेगा। जब ही हमारी सोसाइटी में वक्त रहेगी, अदरवाइज हमारी वक्त नहीं रहेगी। जी 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 जी। मेरे बड़े भाई मुझसे एक लाइन बोला करते थे सर, वो मुझे याद आ गया, इस बात पर मैं समर्पित करता हूं आपको, कि बढ़िया से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। दरिया मिल जाने का अर्थ ये नहीं है कि अब आप दरिया पर बैठ जाएं। दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीपी सर मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूं। आशीष दुआ साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जो आपने पूछा है सर उसका आंसर दे चुके हैं। उनका जवाब ये है सर, MGSU बीकानेर की बीएड की परीक्षा कब तक हो सकती है? तो मैं समझता हूँ सेम आंसर होगा जो आप दे चुके हैं। बिल्कुल। विकास कुमार साहब थैंक यू सो मच, वेरी गुड सर पीटीईटी इन्फॉर्मेशन। आर.के. पंडित साहब कह रहे हैं केवीएम टीटी कॉलेज बोली सवाई माधोपुर महाविद्यालय परिवार और निदेशक महोदय की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। बलदेव कुमार सेवटा साहब ये कह रहे हैं सर कि आशा, ये हमारे रेगुलर हम लोग साथ में जुड़ते हैं, बलदेव सर हमारे साथ हमेशा जुड़े होते हैं। आशा करते हैं कि जब पीटीईटी एग्जाम की तारीख घोषित हो जाए तो एक संवाद दोबारा इसी तरह किया जाए, ताकि लोगों का मनोबल दोबारा बढ़े, उनको सूचना मिल सके। बिल्कुल बलदेव सर, अगर जीपी सर समय निकाल पाएंगे तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम जेपी सर से दोबारा मुलाकात करें। अशोक गुप्ता जी कह रहे हैं थैंक यू जीपी सर, रामकृष्णा टीटी कॉलेज सांगानेर जयपुर। रमेश नागरू सर मेरे चाचा जी भी हैं, मेरे मित्र हैं, विकास नागरू उनके पापा जी हैं, आपका आशीर्वाद, थैंक यू सो मच। दीनू सारस्वा साहब कह रहे हैं ग्रेट जीपी सर एंड अमर सर, थैंक यू सो मच। मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए जीपी सर, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ मैनेजमेंट आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर जो प्रेसिडेंट है ट्रस्ट के, दिनेश जुनेजा सर जो कि चेयरपर्सन है, वरुण यादव सर डायरेक्टर सर, कृष्णा यादव मैम, तमाम श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ की पूरी टीम की तरफ से आपको खास तौर से पूरे राजस्थान के लोगों की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं सर मुझे आप जैसे शख्सियत से मिलने का मौका मिला है। मेरी जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आई है। मैं ये सोचता था कि इतने बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति शायद, देखिए माफी के साथ लेकिन एक बात कह रहा हूं कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपको इनसे ज्यादा चिंता आपको है। ये दिखाता है जिम्मेदार होना किसको बोलते हैं, जिम्मेदारी लेना किसको बोलते हैं। मैंने आपसे आज एक सबक सीखा है
कि जब जिम्मेदारी आ जाए तो ऑनरशिप ले लीजिए, फिर उसके प्रति पूरे जवाबदेह बन जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नागर दामोदर साहब कह रहे हैं लेट्स ऑफ थैंक्स ऑल, प्लीज कीप इट अप इन द अनदर डे। कल हम एक और नई शख्सियत से मुलाकात करेंगे। मैं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की तरफ से फिर आपका धन्यवाद करता हूं। मैं तमाम लोगों से ये भी दरख्वास्त करता हूं, आप श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के पेज को विजिट कर सकते हैं, फेसबुक पेज को, आप वहां पर भी जानकारियां ले सकते हैं, फोन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जीपी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मुझे व्यक्तिगत मिलने का भी मौका चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैनेजमेंट का, मुझे अवसर दिया सबसे संवाद करने का। थैंक यू सर मैं आपसे व्यक्तिगत तौर से भी मिलना चाहूंगा, मैं बड़ा प्रभावित हूं आपसे, तो अगर कभी ऐसा मौका मिला तो आप मुझे इजाजत दीजिएगा मिलने की, समय दीजिएगा मिलने का। पहले तो हम सब मिलके दुआ करें कि इस कोरोना नामक जो महामारी है उससे जल्दी विजय पाके और वापस से बिल्कुल आने आ जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ दोस्तों, कल 10 बजे, तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं कल सोमवार 10 बजे। थैंक यू सो मच। आप श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं, वहां पर किस तरह इंटीग्रेटेड बीएड, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएड के भी कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं, पीएचडी है, तमाम वो कोर्सेज जो हनुमानगढ़ी आसपास नहीं है, वो आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर के विजनरी सोच ने श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में उस तरह के तमाम कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं। आप एक बात तो दोस्तों समझ ही चुके होंगे कि जो यूनिवर्सिटी, जो मैनेजमेंट इन विषम परिस्थितियों में अपने लोगों के लिए इतना कर सकता है, सोच के देखिए वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कितने एक्स्ट्रा माइल जाकर कितने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते होंगे। और अगर ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का हमें सौभाग्य मिले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय का। पीयूष त्यागी सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सुनीता भार्गव जी, टीम को भी थैंक्स। बाबूलाल देवेंद्र जी, थैंक्स अ लॉट। एसकेडी एंड जीपी सर, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आशीष दुआ जी, थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर ग्रेट। मैं तमाम सुनने वालों का धन्यवाद करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, बाद में भी आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंच सके। आर के पंडित सर, थैंक यू। अशोक गुप्ता जी, थैंक यू। प्रतीक गर्ग सर, थैंक यू सो मच। वीरेंद्र प्रताप सिंह राठौर साहब टिब्बी से हैं, बहुत बेहतरीन शख्सियत है, कल उनका मैसेज मेरे पास आया, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सर। आइए दोस्तों, नमस्कार करते हैं, मिलते हैं कल 10 बजे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय से जुड़े रहें, जानकारी इकट्ठा रहें, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप वहां पर कॉल कर से डिटेल ले सकते हैं। नितिन सुतार साहब, एसकेडी यूनिवर्सिटी में स्टडी करना मेरा सौभाग्य है। नितिन, मैं आपसे आते ही मुलाकात करूंगा, बहुत इंप्रेसिव लगता है मुझे आपको देखकर, आप रेगुलर यहाँ पर बने रहते हैं, तमाम स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।